हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में सेक्शन 8 को डिस्कस करूंगी, पैसिव रिलीफ एक्ट 1963 का। तो सेक्शन 8 मैंने पहले बताया था। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर हमें सूट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सूट होगा किसको होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके होगा। ठीक है। और जो हमने 5 और सेक्शन 6 पढ़ा था वहाँ पे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके सूट करते हैं, और यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके सूट होगा। तो सेक्शन 8 पहले मैं सिर्फ इसकी हेडिंग्स पढ़ते हैं। इसकी हेडिंग क्या कहती है? सेक्शन 8 की जो हेडिंग है वो क्या कह रही है? तो लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन, यानी कि लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ओनर, ठीक है, टू डिलीवर टू अ पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन। यानी कि यहाँ पे कह रहा है उस व्यक्ति की लायबिलिटी की बात की जाए जिसके पोजीशन में है और वो ओनर नहीं है। कोई चीज़ मेरे पोजीशन में है और मैं उसकी ओनर नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? वो डिलीवर करनी उस पर्सन को एंटाइटल टू इमीडिएट पोजीशन, जो उसकी इमीडिएट पोजीशन के लिए एंटाइटल है। ठीक है। तो सेक्शन 8 में क्या है? सेक्शन 8 का जो सूट होगा वो उसी व्यक्ति के अगेंस्ट हम कर सकते हैं कि जो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस चीज़ को होल्ड करने के लिए एंटाइटल नहीं है और उसके पास वो चीज़ है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो उस व्यक्ति की लायबिलिटी की बात की जा रही है, यानी कि जिसके पास हमारी प्रॉपर्टी आ गई। जैसे सपोज करो कि मैंने अपनी बुक्स जो है आपको दी है कि आप इनको सी को दे दो। ठीक है। तो आपने क्या किया? सी को देने की ना दे के वो अपने पास रख ली। तो यहाँ पे आप जो है ना उस बुक को रखने के अधिकारी नहीं हो, आपके पास राइट नहीं है उनको होल्ड करने का। ठीक। तो इसका आगे पढ़ते हैं, सेक्शन क्या कहता है। Any person having the possession or control of a particular article of movable property of which he is not the owner may be compelled especially to deliver it to the persons entitled to its immediate possession in any of the following cases। तो क्या कह रहा है? देखो, सबसे पहले क्या है कि कोई एनी पर्सन, जो यहाँ पे एनी पर्सन ना, ये एनी पर्सन वही व्यक्ति है, उसी व्यक्ति की बात की जा रही है जिसके जो कि एंटाइटल नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम पे उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। हैविंग पोजीशन और कंट्रोल, जिसके पोजीशन में जैसे कंट्रोल में आ गए वो पर्टिकुलर आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं जो कि उसके एट दैट टाइम उसके पास नहीं होना चाहिए था लेकिन उसके पोजीशन में है। ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऑफ विच ही इज़ नॉट दी ओनर, और वो व्यक्ति जिसके पास वो है वो उसका ओनर ना हो। यानी कि बुक्स मेरी थी, मैंने आपको बोला है कि ये सी को देनी है, तो जो आप होने यहाँ पे बुक्स के ओनर ना हो, मतलब आपके पास उस टाइम पे उस बुक का कोई राइट ना हो उनको रखने का। अब देखो यहाँ पे आपको कंपेल किया जाता है। मैं कंपेल स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल, जो अधिकारी है उसको डिलीवर कर देने की। अगर मैं कोर्ट में जाके सूट फाइल करती हूँ तो कोर्ट आपको कंपेल कर सकता है कि वो बुक आप मुझे, यानी कि जो इसका एक्चुअल में हकदार है उसको तुरंत उसको वो डिलीवर कर दी जाए। ठीक है। तो ये सेक्शन 8 है। देखो इसको मैं एग्जांपल आपको और समझाऊँ। सपोज करो ए के पास एक उसको अपनी कार सोल्ड करनी है। बी उसका एजेंट है, तो ए क्या करता है? अपने एजेंट बी को बोल देता है इस कार को सेल करने के लिए। बी क्या करता है कि बी मतलब सी को, मतलब बी जो है ए से कहता है कि मैं इस कार को सी को सेल कर रहा हूँ। तो बी क्या करता है? ए से उस कार का पोजीशन ले लेता है इस बहाने से कि वो सी को उसको सेल करेगा। लेकिन बी ऐसा नहीं करता है, सी को वो उसको नहीं बेचता है, तो बी ने अपने पास रख लिए। तो क्या बी के पास वो राइट है उसे होल्ड करने का? नहीं। उस जैसे सेक्शन 7 में था कि सेक्शन 7 का सूट, और इसमें यही डिफरेंस है कि सेक्शन 7 के सूट में क्या था कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने का कोई राइट था, टेम्पररी था, स्पेशल राइट था, बट कोई राइट था। यहाँ पे उस व्यक्ति के पास जिसके पास एट द टाइम वो प्रॉपर्टी आ गई है उसके पास कोई राइट नहीं है उसे होल्ड करने का। तो यहाँ पे जो बी है जिसने उस कार को मतलब ए से फ्रॉड करके ले लिया कि मतलब झूठ बोल के कि मुझे सेल करनी है और अपने पास होल्ड कर दी, तो उसके पास वो राइट नहीं है। यहाँ पे ए क्या करेगा? ए सूट फाइल कर सकता है कि मुझे इस कार को मतलब उसका रिकवर करने के लिए, ठीक है, बी से रिकवर करने के लिए, क्योंकि बी वहाँ पे उसे होल्ड करने का कोई भी राइट उसके पास नहीं है। ठीक। इसका क्लॉज ए देखते हैं। व्हेन द थिंग्स क्लेम इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। यहाँ पे सेक्शन 8 के सूट में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा रहा है वो तो या तो वो एजेंट हो या वो ट्रस्टी हो प्लेंटिफ का। ठीक। जिसके अगेंस्ट हम सूट कर रहे हैं। ठीक।
जैसे कि ए ने क्या किया, हैंड ओवर किया गोल्ड टू बी। अब बी कौन था, उसका एजेंट, उसने गोल्ड उसने हैंड ओवर कर दिया बी को उसकी टेक केयर करने के लिए। सपोज उसे कहीं जाना था, उसने बी को अपने मतलब गहने उसके पास रख के चला गया। यहाँ पे बी ने क्या किया कि बी ने उनको प्लेस कर दिया सी को, यानी गिरवी रख दिया सी के पास, सी से कुछ पैसे ले लिए, बी ने ऐसा किया, ठीक है। यहाँ पे जो ए है ना, सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट बी के खिलाफ वो सूट फाइल करेगा उसे कंपेल करने के लिए, डिलीवर इट टू ए, कि वो ए को डिलीवर करे, क्योंकि यहाँ पे बी के पास ना ही उनको प्लेस करने का राइट था और होल्ड करने का राइट तभी तक जब तक ए ने उसे बोला है। ऐसा नहीं कि वो उसको मतलब वो जब ए बोल रहा था उसे वापस ही ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए का मतलब जो बी है वो एजेंट है, सूट फाइल किसके अगेंस्ट हो रहा है, एजेंट के अगेंस्ट है, ट्रस्टी के अगेंस्ट ही होगा। आगे देते हैं, क्लॉज बी पढ़ते हैं। when the compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the things claim, यानी कि जो मैं क्लेम कर रही हूँ, मैं अपनी गोल्ड जो क्लेम कर रही हूँ उस पर जो है ना, अगर कोर्ट मुझे कहते कंपनसेशन ले लो, या मुझे डिफेंडेंट कहता है कंपनसेशन मैं देने का रेडी हूँ, मेरे पास वो पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे कंपनसेशन जो है ना प्लांटिव के लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, ठीक है। वो उसके लिए प्लांटिव मतलब प्लांटिव के लिए जो कंपनसेशन है उसके लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, उसे अपनी वही पर्टिकुलर आर्टिकल, वो पर्टिकुलर चीज़ ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 8 के सूट के लिए ये दूसरी बात है कि वो हम वही चीज़ क्लेम करें, हमें वही चीज़ चाहिए जिसके लिए हम यहाँ पे सूट फाइल करें, ठीक। when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss, और यहाँ पे क्या कि ये होना चाहिए कि मतलब बिल्कुल डिफिकल्ट हो, ये ascertain इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना, ये निश्चित कर पाना कि जो एक्चुअल डैमेज कॉज्ड हुआ है वो कितना है, ठीक है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम पैसों के साथ जो हम मतलब पैसे जिसको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, भले ही वो हमें कितना भी पैसा उसकी जगह मिल रहा हो, लेकिन हमें वो पर्टिकुलर चीज़ ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए पैसा उस चीज़ की जगह में उस चीज़ की कमी को पूरा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें वही है कि यहाँ पे डैमेज जो है ना वो मतलब उसको हम एसर्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, समझते हैं इसको भी। जैसे ए हैविंग अ ओल्ड ओरिजिनल पेंटिंग, ए के पास क्या है, एक मतलब ओल्ड ओरिजिनल पेंटिंग थी, अभी ने इसको अपने पोजीशन में ले लिया, ठीक है। अब ए फाइलर शुड अंडर दिस सेक्शन क्लेम दैट पेंटिंग ओनली, यहाँ पे वो सिर्फ उसी पेंटिंग के लिए क्लेम करेगा, और वो कहेगा कि भैया ये जो पेंटिंग है ना, ये दोबारा नहीं मैं ला सकता, ना दोबारा बन सकती है, इमोशनली अटैच है वो, उसकी फीलिंग्स उसके साथ अटैच है, तो वो क्या करेगा कि वो उसको ये पेंटिंग ही चाहिए, ठीक। उसकी जगह वो कंपनसेशन उसे नहीं लेगा, ठीक। इसका डी क्लॉज पढ़ते हैं। when the compensation of the things claimed has been wrongfully transferred, सॉरी, व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग्स क्लेम, जो पोजीशन थिंग जो हम क्लेम कर रहे हैं उसका पोजीशन जो है ना रॉन्गफुली ट्रांसफर हो गया हो फ्रॉम द प्लांटिव से उसका क्या रॉन्गफुल ट्रांसफर हो गया। अब रॉन्गफुल का मतलब कि यहाँ पे कि फ्रॉड से, थेफ्ट से या कॉर्सन से ऐसे करके प्रॉपर्टी जो है वो प्लांटिव के द्वारा किसी और के पास चली गई है ना। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया था कि बी ने इस तरह से ले ली थी कार उसे गाड़ी की, वो सी को उसे सेल कर रहा है लेकिन उसने अपने पास होल्ड कर ली, तो यहाँ पे रॉन्गफुल तरीके से वो चीज़ ली गई हो, ठीक है, प्लेंटी से रॉन्गफुल तरीके से ली गई। और चाहे यहाँ पे देखो सारे जो भी हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ए के पास होगा, यानी कि प्लेंटिव के पास होगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है। चाहे उनके बीच कोई फिड्यूशियल रिलेशनशिप है वो भी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा, प्लेंटिव के पास होगा, उसे प्रूफ करना होगा कि ये मतलब सही सिचुएशन है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। Unless until the contrary is proved, the court shall, in respect of any article of movable property claim under clause B और clause C, जो ऊपर हमने B और C को अभी पढ़ा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई कंट्रारी प्रूफ ना हो, जो बी और सी में लिखा गया है उसका कोई कंट्रारी प्रूफ ना हो, तो यहाँ पे कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर लेगा, द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लांटिव एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग। यहाँ पे कोर्ट ये मान लेगा, अगर कोई कंट्रारी प्रूफ नहीं हुआ तो कोर्ट ये मान लेगा कि मतलब जो मनी है ना, जो यहाँ पे कंपनसेशन दिया, आप मनी के थ्रू से कंपनसेट कर रहे हो उस चीज़ की जगह, वो प्लांटिव के लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। और ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट होगा कि मतलब ये एसर्टेन करना कि एक्चुअल डैमेज कॉज बाय कितना एक्चुअल लॉस उसे हुआ है, ये भी हम उसमें मतलब हमें मतलब बिल्कुल डिफ़िकल्ट होगा ये तय कर पाना कि इस चीज़ के लॉस होने से कितना डैमेज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा। अब देखो एक्सप्लेनेशन को पढ़ने से क्या पता चला है कि सेक्शन 8 में तो प्लेंटिव के पास बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसे प्रूफ करना है, ठीक है, कि वो मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके लिए क्या वैल्यू रखती है, वो उसकी जगह कंपनसेशन नहीं ले सकती, सारी चीज़ें प्लेंटिव को प्रूफ करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोर्ट अगर प्रिज्यूम कर रहा है ना, तो यहाँ पे डिफेंडेंट के पास बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफेंडेंट को प्रूफ करना होगा कि कंपनसेशन जो है वो प्लेंटिव के लिए एडिक्वेट रिलीफ है,
ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं प्रूव कर पाता तो कोर्ट इसको प्रिज्यूम कर लेगा कि कंपनसेशन जो है इस सिचुएशन में अगर वो प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर रहा तो यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, और वो यहाँ पे असर्टेन नहीं कर सकते कितना डैमेज जो है कॉज मतलब उसे उस प्रॉपर्टी के लॉस में से कितना डैमेज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन में प्लान डिफेंडेंट के पास बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा। आगे देखते हैं। दी फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन दी प्रॉपर्टी कैन क्लेम अंडर सेक्शन 8। अब देखो अंडर सेक्शन 8 में ना हम ऐसे मतलब हम जनरली सूट नहीं कर सकते। सेक्शन 8 के सूट के लिए हमें क्या चाहिए, तो वैसे मैं आपको आगे सब बता चुकी हूँ, लेकिन वही मैंने दोबारा एक बार सारे लिख दिया कि ये सिचुएशन होगी, ये सारी कंडीशन होगी तो ही हम सेक्शन 8 के सूट को कर सकते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट क्या है, डिफेंडेंट हु होल्ड द थिंग्स क्लेम मस्ट बी एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ, या तो वो एजेंट हो या ट्रस्टी हो प्लेंटिफ का, पहली होना चाहिए। फॉर दिस सेक्शन द कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ, मतलब प्लेंटिफ के लिए जो है ना वो मनी, अगर वो कंपनसेशन मनी दे रही तो उसके लिए वो नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ बिकॉज दी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ फॉर लॉस ऑफ थिंग। जो भी लॉस हुआ उसके लिए वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, पैसा उसके लिए वहाँ पे पर्याप्त नहीं होगा उस चीज़ की जगह पे। अंडर दिस सेक्शन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसरटेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस। और ये भी बिल्कुल मतलब इसको भी ये भी मतलब तय कर पाना कि कितना डैमेज हुआ है, ये यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। when the possession of the things claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff से wrongfully transfer हो गया हो उस पर्टिकुलर चीज़ का जिसके लिए हम सूट कर रहे हैं, तो ये सारी कंडीशन होगी तो ही हम सेक्शन 8 के सूट को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो सेक्शन 8 है, सूट अंडर सेक्शन 8 कैन नॉट बी फाइल अगेंस्ट द रियल ओनर। यहाँ पे सूट को रियल ओनर के अगेंस्ट फाइल नहीं किया जा सकता। मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप मेरे अगेंस्ट सूट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी सूट होगा वो रियल ओनर के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। सूट फाइल अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 39 शेड्यूल 1 अपेंडिक्स ए ऑफ द सीपीसी। इनकी सूट कैसे फाइल होगा, जैसे कि फॉर्म नंबर 39 में मेंशन है उन तरीके से यहाँ पे सूट फाइल करेंगे। ठीक, जो लिमिटेशन पीरियड होगा वो अगेन 3 ईयर ही होगा इसमें भी। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेक्शन 7 में सेक्शन 8 में क्या डिफरेंस है। Under Section 7, a person having the temporary or special right to the possession of a specific movable property may bring the suit even against the owner of the property. Section 7 में क्या है कि जो सूट हम फाइल कर रहे हैं वो उस टाइम पे एट दैट टाइम जब हम सूट फाइल कर रहे हैं वहाँ पे या तो टेम्प्रेरी हो या फिर स्पेशल राइट है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को होल्ड करने का प्लेंटिफ के पास। इस वजह से वो रियल ओनर के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन सेक्शन 8 का क्या है, नो सूट ब्रॉड अगेंस्ट रियल ओनर के अगेंस्ट सूट नहीं किया जा सकता। ठीक, अंडर सेक्शन 7 द सूट मे बी फॉर रिकवरी ऑफ स्पेशल मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 7 में क्या हम रिकवरी कर रहे हैं किसी स्पेशल मूवेबल प्रॉपर्टी को और इन अल्टरनेटिव फॉर कंपनसेशन, यानी कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के साथ साथ प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंपनसेशन के लिए भी कर सकते हैं। अगर उसकी जगह पे अगर हमारी प्रॉपर्टी हमें नहीं दी गई तो हम उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमें एज अ कंपनसेशन हम उसमें वहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। हमें प्रेयर में हमें लिखना होगा अगर हम सेक्शन 7 का सूट कर रहे हैं। वेयर सेक्शन 8 में पेक्यूनियरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ, यानी कि सेक्शन 8 में जो है अगर हम पैसे की क्लेम करते हैं ना तो वो एडिक्वेट नहीं होगा प्लेंटिव के लिए फॉर लॉस ऑफ दैट आर्टिकल, उस आर्टिकल के लॉस के लिए। इसलिए सो क्लेम ओनली दैट प्रॉपर्टी, हम सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्लेम करेंगे जो प्रॉपर्टी हम मतलब एक रॉन्गफुल ट्रांसफर से रॉन्गफुल किसी और ने ले लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को ही क्लेम करेंगे सेक्शन 8 में। अंडर सेक्शन 7 द प्रोविजन प्रोवाइड जनरल रिलीफ फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है, सेक्शन 7 जो प्रोवाइड्स करता है वो जनरल रिलीफ है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। वेयर एज द सेक्शन 8 प्रोवाइड रिलीफ इन स्पेशल केस। यहाँ सेक्शन 8 का जो सूट होगा वो स्पेशल केसेस में ही होगा, यानी कि जो कंडीशन हमने अभी आगे पढ़ी उसी वही अगर वो कंडीशन होती हैं तो सेक्शन 8 का सूट होगा, अदरवाइज सेक्शन 8 का सूट हम नहीं कर सकते। ठीक, ये दोनों के बीच में डिफरेंस था और यहाँ पे मैंने आपको सेक्शन 8 को जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।